नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शिवराज सिंह चौहान से। आपको बता दें कि प्रदेश के विकास का रोड मैप बनाने और इस साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचमढ़ी में आज और कल यानी शनिवार और रविवार को मंथन करेंगे। शुक्रवार रात को वो 8:45 बजे भोपाल से बस से रवाना हुए और शिवराज टीम ने 7:30 बजे की अगर आपको बात बताएं कि रात को 10 बजे वो बरेली के पास एक होटल में डिनर करने पहुंचे और डिनर के बाद देर रात पूरी शिवराज कैबिनेट पंचमढ़ी पहुंची। बस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट सदस्यों से कहा कि हमारी टीम हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ टीम है। कोविड के समय में जो हमने काम किया है वो अद्भुत है और हम चिंतन बैठक में 2.25 साल का एक ऐसा रोड मैप बनाएंगे कि उस पर अमल करेंगे जिसे पूरा देश देखेगा। आत्मनिर्भर और सशक्त मध्य प्रदेश हो, सच में इसी भाव से हम चल रहे हैं। पंचमढ़ी में पूरी टीम एक दिशा में जन कल्याण के लिए सोचेगी और विचार करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश के सामने कुछ समस्याएं हैं, उसके समाधान का रास्ता निकाला जाएगा और फिर हम लोग तेजी से कैसे प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएंगे, ये समाज के हर वर्ग का कल्याण कैसे करेंगे, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। पंचमढ़ी रवाना होने से पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा था कि हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य है और ये लक्ष्य तय है। पंचमढ़ी में हम सतत रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उनमें सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही नई योजनाओं की आवश्यकता पर चिंतन करेंगे और प्रदेश की समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालेंगे। चिंतन बैठक में आज पहले दिन विभिन्न सरकारी योजनाओं पर बनाए गए मंत्रियों के 13 समूह का प्रेजेंटेशन होगा और इसी के साथ ही दूसरे दिन यानी रविवार को राजनीतिक रणनीति और अगले चुनाव के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा की जाएगी। इस चिंतन में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सौगात देने पहुंचे, जहां उन्होंने 2,40,000 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि का वितरण सिग्नल क्लिक के माध्यम से दिया है। उन्होंने 331 करोड़ रुपए छात्र छात्राओं के खाते में ट्रांसफर किए और सिर्फ सीहोर जिले में ही साल 2020-21 की छात्रवृत्ति राशि 6,26,23,016 रुपए निकली। आपको बता दें कि 8,139 छात्र छात्राओं को यह राशि मिली है और सत्र 2021-22 की 1,38,37,657 रुपए छात्रवृत्ति राशि 1,294 छात्र छात्राओं के खाते में ट्रांसफर की गई। पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि पर वितरण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटा बेटी को पढ़ाना, दूसरी जगह भेजकर पढ़ाई का खर्च उठाना सभी माता पिता के लिए संभव नहीं होता। किसान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि बच्चों की शिक्षा आसानी से दिला सके। उन्होंने कोलकाता से एमबीए कर रहे एक बुधानी के छात्र शुभम विश्वकर्मा की पढ़ाई की जानकारी हासिल की और साथ ही शिवराज शुभम के पिता सुजान विश्वकर्मा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने सुजान सिंह को बेटे की पढ़ाई के लिए आशान्वित किया और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने शुभम की फीस छात्रवृत्ति के माध्यम से जमा करवा दी है। शिवराज सिंह चौहान ने शुभम के पिता को व्यवसाय की जानकारी भी उनसे ली और साथ ही सुजान विश्वकर्मा ने बताया है कि लकड़ी के खिलौने बनाने का वो छोटा सा व्यापार करते हैं और उसी व्यापार से परिवार का भरण पोषण होता है। बेटे शुभम की फीस 11 लाख रुपए से भी अधिक है। पिता ने बेटे की पढ़ाई की फीस जमा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के अनेक बच्चे प्रतिभावान हैं और उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार के संबल योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी प्रतिभावान बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा और साल 2021-22 में दाखिला पाए बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है। छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और आवेदन मिलने पर स्कॉलरशिप स्वीकृत कर वितरण किया जाएगा। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच कोयले पर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए अब रायपुर में एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिजली मंत्री और राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। दरअसल पिछले साल से राजस्थान में कोयले का संकट पैदा हो गया है।
राज्य में थर्मल प्लांट होने के चलते बिना कोयले के बिजली उत्पादन नहीं होता है और कई बार 4500 मेगावाट के पावर प्लांट बंद होने की स्थिति में अब आ गए हैं। इसीलिए राजस्थान सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से कोयले की मांग कर रही है। तो वहीं इसी मामले पर शुक्रवार को दोपहर में राजस्थान के सीएम और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से उन्होंने बातचीत की और इसी दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि कब छत्तीसगढ़ सरकार परमिट दे। राजस्थान में थर्मल प्लांट बिना कोयले के चल नहीं सकते और ऐसे में अब हमें छत्तीसगढ़ पर डिपेंड रहना पड़ता है। हालात ये हो गए हैं कि 4500 मेगावाट का पावर प्लांट बंद होने की स्थिति में है और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जो कि राज्य के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता इसकी और आज बातचीत करके उनको कन्विंस करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रायपुर एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अशोक गहलोत का स्वागत किया। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच में कोयला संकट से उबरने के लिए चर्चा की जा रही है और आपको बता दें कि बैठक के बाद शाम 6 बजे अशोक गहलोत रायपुर एयरपोर्ट से सीधे जोधपुर रवाना हो जाएंगे। फिलहाल देखा जाएगा कि दोनों राज्य मिलकर कोयले के संकट पर क्या हल निकालते हैं। और राजस्थान में कोयला संकट पर अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार की बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक के बाद कोयला आपूर्ति को लेकर स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नियम के अनुसार कार्य करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। दरअसल राजस्थान में बिजली संकट उत्पन्न हो गया है और राज्य में थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन होता है और इसके लिए कोयले की जरूरत पड़ती है। इसे लेकर ही छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं मिलने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की और इस बैठक के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बैठक में हुए निर्णय के बारे में बताया गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो कोयला है वो पूरे देश के अंदर जाता है, उससे पूरे देश के अंदर बिजली पहुंचती है और यहाँ एनटीपीसी के जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, चाहे वो सीपत हो, रायगढ़ हो या भिलाई स्टील प्लांट, इसी के साथ ही जो मिलकर लगा है उससे बिजली गुजरात, उड़ीसा, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र इन सभी जगहों पर जाती है। कोयला आईसीएल के माध्यम से पूरे देश में पहुंचता है और कोयला भारत सरकार अलॉट करती है और जिन जिन राज्यों को जहां आवश्यकता होती है उसे अलॉट किया जाता है। साथ ही राज्य सरकार की इनमें कोई भूमिका नहीं होती। राज्य सरकार की भूमिका केवल इतनी होती है कि नियमों का पालन हो। और दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं। कुछ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, पर्यावरण का मुद्दा होता है और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अलॉटमेंट किए हैं। वो अपना असेसमेंट करते हैं और उसके बाद अलॉटमेंट होता है और हम मांग कर रहे हैं क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारा यूनिट बंद हो जाएगा, हमारे राजस्थान में ब्लैकआउट हो जाएगा और हमारे राजस्थान के अंदर जो 4500 मेगावाट के पावर प्लांट हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमें बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें आना पड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे एग्जामिनेशन करवाएंगे और अपने डिपार्टमेंट से जल्द ही फैसला लेने को कहेंगे। और इसी बीच बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर हर वर्ग खुशहाल, निरंतर विकास 2 साल बेमिसाल बताते हुए पार्टी जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में वल्लभ भवन दलालों और लूट का अड्डा बन गया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास अपने मंत्री विधायक तक से मिलने का समय नहीं था और कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के समय शुरू की गई गरीबी कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया था। और अब बता दें कि बीजेपी की सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप गरीबों को घर दिए जाने लगे हैं। कमलनाथ सरकार ने तो दिग्विजय सिंह के इशारे पर यह कहकर 1.34 लाख प्रधानमंत्री आवास लौटा दिए थे कि हमारे पास मैचिंग ग्रांट नहीं है। 29 तारीख को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश के 5 लाख लोगों को उनके नए घर में गृह प्रवेश करवाएंगे। सरकार की प्राथमिकता जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और पढ़ाई और रोजगार देने की है। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में व्यापक कदम भी उठाए हैं। इसी मौके पर बीजेपी नेता अवधेश सिंह कुशवाहा ने कृष्णकांता तोमर, देवेंद्र सिंह नरवरिया, उपेंद्र शर्मा, अनिल सिंह कुशवाहा, राघवेंद्र सिंह भदौरिया, रमाकांत पटसरिया आदि उपस्थित रहे।
और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सदस्यता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बलबीर तोमर के मार्गदर्शन में पूरे जिले में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक करीब 30,000 सदस्यों को जोड़ा गया और 5 दिन बचे हैं, जिसमें करीब 10,000 से अधिक पार्टी के नए सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। बता दें कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर तोमर ने कहा है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जीत हुई है। कांग्रेस के सामाजिक और आर्थिक न्याय सार्थक और स्वतंत्रता आंदोलन में सहायक बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार जन विरोधी है। रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हर रोज वृद्धि हो रही है और इसी वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 5 राज्यों में चुनाव के बाद पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि और रसोई गैस के सिलेंडर पर 50 रुपए की वृद्धि कर धोखा दिया है। देश की जनता पिछले 8 साल से महंगाई से त्रस्त है। बढ़ती बेरोजगारी में महंगाई की मार से श्रमिक, गरीब, मजदूर परिवार अपना जीवन यापन बड़ी कठिनाई से कर रहे हैं। ऊपर से गैस के बढ़ते दामों ने कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और अब तो घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। इसी के विरोध में अब पार्टी के समस्त संगठनों के द्वारा पूरी एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आगामी दिनों में जनहित के मुद्दों पर पार्टी द्वारा बीजेपी का विरोध भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के द्वारा जारी सदस्यता अभियान 29 मार्च तक जारी रहेगा। और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर जांजगीर चांपा के जिले पामगढ़ विधानसभा प्रेस क्लब अध्यक्ष मुरली नायर और संरक्षक सरोज सारथी ने अपनी पूरी टीम के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके सीएम आवास रायपुर में जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विधानसभा प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरली नायर और संरक्षक सरोज सारथी ने कई अहम मुद्दों को उठाया और इस पर भूपेश बघेल से चर्चा की है। इसी दौरान पामगढ़ विधानसभा प्रेस क्लब भवन में निर्माण हेतु चर्चा करते हुए उन्हें ज्ञापन भी दिया गया। इस चर्चा के दौरान मुख्य रूप से पामगढ़ विधानसभा प्रेस क्लब के संरक्षक सरोज सारथी, अध्यक्ष मुरली नायर, कोषाध्यक्ष आशीष कश्यप समेत पामगढ़ विधानसभा प्रेस क्लब के समस्त सदस्य मौजूद रहे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमने प्रेस क्लब के भवन के लिए माननीय मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा है और बहुत ही जल्द इस मांग को पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। आने वाले समय में सर्वसुविधा युक्त प्रेस क्लब भवन का निर्माण किया जाएगा। निसंदेह यह एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे क्षेत्र के लिए और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ हमारे जितने भी प्रेस क्लब के साथी हैं उन सब। और जांजगीर चांपा जिले में एक अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़के के प्रपोज करने पर लड़की ने इनकार किया तो नाबालिग लड़के ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जयजयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित लड़की द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उसके साथ पढ़ने वाले एक छात्र उसे हर रोज जो घूरता रहता था और बात करने की कोशिश करता था, उसके घर तक ये लड़का उसका पीछा किया करता था। और कुछ दिन बाद जब लड़के ने लड़की को प्रपोज किया तो लड़की ने मना कर दिया, जिसके बाद उस नाबालिग लड़के ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के घर जाकर वो जबरन घुस गया और उसके बाद लड़की के साथ जबरदस्ती की गई। आपको बता दें कि उसके 2 दोस्त इस पूरे कारनामे को अंजाम देने तक घर के बाहर पहरा दे रहे थे और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जयजयपुर पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 अपचारी बालक और एक अन्य आरोपी गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया गया है। 2022 को नाबालिग पीड़िता थाना में आकर एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके क्लास में पढ़ने वाला नाबालिग लड़का अपने अन्य 2 साथी के साथ उसके घर अंदर जबरदस्ती घुस गया है जब वह घर में अकेली थी। नाबालिग लड़का घर के अंदर घुसकर उसके साथ गलत काम किया है तथा उसके अन्य 2 साथी घर के बाहर पहरा दे रहे थे, उसके कृत्य पर सहयोग कर रहे थे की रिपोर्ट पर थाना जयजयपुर में 376D, 450, 506 भादवी एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दिनांक
और रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। हालात यूक्रेन में बद से बदतर हो चले हैं और यूक्रेन से जो भी तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। लेकिन रूस यूक्रेन पर हमला करने से बाज नहीं आ रहा, जबकि अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस रुकने को तैयार नहीं। आगे रूस के पास ऐसे कौन से हथियार हैं कि नाटो और अमेरिका रूस को खुली चुनौती देने से डर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सेना उतारने से कतरा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाने के ऐलान किए, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना नहीं उतारेगा। 30 देशों वाला समूह नाटो भी रूस को सीधे तौर पर हमले की धमकी नहीं दे रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने दखल देने की कोशिश की और उनके देश के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस की इस पर तुरंत प्रतिक्रिया होगी और ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया होगा। रूस के पास ऐसे विनाशक हथियार है जिनसे नाटो और अमेरिका भी खौफ खाते हैं। तो आइए जानते हैं रूस के 5 खतरनाक हथियारों के बारे में। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के खतरनाक हथियार हैं। और इन हथियारों में से रूस अपने किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकता है और इन हथियारों की तैनाती करने से ही दुश्मन खौफ खाने लगते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है और वहीं साल 1961 में सोवियत संघ, जो आज का रूस है, उसने महाविनाशक हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। और वहीं अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था, उससे ये हाइड्रोजन बम 3333 गुना अधिक शक्तिशाली था। और रूस के खतरनाक हथियार में से एक जार बम है। जार बम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है और इसके फटते ही लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा लोग स्किन और सांस से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। और वहीं दूसरा हथियार रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें बेहद खतरनाक है। रूस के मिग 31 लड़ाकू विमान में से इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को लगाया गया। और वहीं बात की जाए रूस के तीसरे हथियार के बारे में, तो रूस के पास 2S7 प्योन तोप है और ये कम दूरी का परमाणु हमला कर सकती है और इस तोप के जरिए 203 mm के परमाणु बम से हमला किया जा सकता है। और वहीं बात की जाए चौथे की, तो रूस के पास बेलगोरोड परमाणु सबमरीन है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन भी कहा जाता है। और पोसाइडन टारपीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। और इनके अलावा रूस के पास T-14 अमाट टैंक है जो बेहद खतरनाक है और इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। और ये टैंक बिना क्रू मेंबर्स के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है और ये 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग भी कर सकती है। रूस के पास इतने खतरनाक हथियार है जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो रूस से सीधा सीधा टकराव नहीं चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।